नमस्ते सभी को। मैं विक्रम शर्मा श्री श्याम बुक ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। अपना जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था वो इलास्टिसिटी वाला था। इसमें जो इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बेलन में एंटर। क्या आता है टॉपिक? वो आता है बेलन में एंटर। बेलन में एंटर का मतलब क्या होता है? एंटन का मतलब होता है, एक प्रकार से आप समझ सकते हो उसको, मरोड़ना या एंटना। मरोड़ना या एंटना, ठीक है ना। तो जैसे किसी को भी एंट सकते हैं, हम मरोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, हम एंटन प्राप्त करना है हमें, तो हमने माना एंटन किसमें प्राप्त करेंगे? हमने माना कि हमारे पास में कोई भी एक सिलेंडर है। क्या है? हमारे पास में कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है। ये हमने मान लिया सिलेंडर। ये इसमें जो ऊपर का जो आधार है, ये इसके नीचे का आधार है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने मान ली L, ठीक है ना। और इसकी जो मोटाई है ना, इस पूरे की जो मोटाई हमने मान ली कितनी है, इसीलिए इसका तो मोटा है, यानी ये इसकी जो मोटाई है वो हमने मान ली कितनी है, इसकी जो मोटाई हमने मान ली कि इसकी जो मोटाई है वो dx, कितनी मोटाई है? dx। इसकी मोटाई होती है वो हमने मान ली कितनी है? dx। ये जो मोटाई है ये हमने मान ली dx। बात समझा? अब क्या होता है, इसके हमने माना कि जो पॉइंट है अपना E पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ से कितना पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट को मैं दृढ़ रखता हूँ, इस पॉइंट को मैं रखता हूँ दृढ़। जैसे यहाँ से मैं ये मान सकता हूँ, ये जो पॉइंट है वो दृढ़ है, ये पॉइंट है वो दृढ़ है इस प्रकार से, और ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको इस यहाँ से पकड़ कर इस प्रकार से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें मरोड़ी लगाता हूँ। क्या करता हूँ? यहाँ पे इसमें मरोड़ी लगाता हूँ, तो ये यहाँ पे एंटन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? एंटन उत्पन्न है वो हो जाता है इसके पास। बात समझ आ गई? यानी मैं यहाँ से पकड़ा मैंने यहाँ तक, यानी ये मैंने पॉइंट दिया बी, क्या दिया? बी पॉइंट दिया। ये है अपना बी है, तो ये आएगा अपने पास में बी है। और जो भी जिस एंगल से ये एंटी हुआ उसे हम बोलेंगे थीटा, और ये जो आकृति जिस एंगल से टूटी हुई इसको हम बोलेंगे फाई। बात समझ आ गई? तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें जो एंगल कितना उत्पन्न होता है वो हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमने माना, क्या माना? हमने माना कि पॉइंट ये है अपने पास में, वो से ये डिस्टेंस है x, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो थ्योरी है वो थ्योरी लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? थ्योरी लिखेंगे। तो माना एक सिलेंडर, जिसकी लंबाई हमने मान ली स्मॉल l, तथा मोटाई हमने मान ली dx है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सिलेंडर का जो अंदर का भाग है, सिलेंडर के जो नीचे वाला जो भाग है, आधार पोर्शन है, सिलेंडर के आधार पोर्शन में त्रिज्या हमने मान ली कितनी है? x है। त्रिज्या कितनी है? x है। ये सिलेंडर का आधार है, इसकी त्रिज्या हमने मान ली x है। अब क्या करेंगे? अब
सिलेंडर के ऊपरी पृष्ठ से, सिलेंडर के ऊपरी पृष्ठ पर स्थित बिंदु ए को स्थिर रखकर, बिंदु ए को स्थिर रखकर ए बी से क्या करते हैं, नोडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नोडी लगाते हैं। तो यह थीटा कोण से एंटिक हो जाता है, एंटिक हो जाता है तथा नई स्थिति, तथा नई स्थिति हमें प्राप्त होती है ए बी डैश, ये ए बी डैश प्राप्त, ए बी डैश प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है वो बी बी डैश है, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है त्रिभुज ओ बी बी डैश। हम इसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे क्या होता है भी, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है, थीटा है, चाप कितना है बी बी डैश है, और त्रिज्या एक्स। देख लीजिए इस एंगल के अंदर हमने माना ये कोण तो हो गया थीटा, थीटा बराबर चाप हो गया बी बी डैश, और त्रिज्या कितनी होगी एक्स। बात समझ आ गई क्या? तो यहाँ से बी बी डैश यानी कि जो चाप है वो कितना मिलेगा, तो चाप मिलेगा इक्वल टू एक्स थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर अपने पास में क्या आ गई। अब जो ट्रायंगल है वो बड़े वाला हम बात करेंगे ए बी बी डैश में, जो ट्रायंगल हम बात करेंगे ए बी बी डैश में, ये कौन से वाले में, इस वाले में, ये रहा ए बी बी डैश में। यानी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। तो ये रहा, ये एल है, ये अपने पास में एक्स है, ये ओ बी बी डैश है, ये तो जहाँ पे एंगल है वो थीटा है, जहाँ एंगल है फाई। सबसे पहले हम इस एंगल को लेकर के यहाँ पे चाप की जो वैल्यू है, आर्क की जो वैल्यू है, ये है अपने पास में आर्क। तो आर्क की जो वैल्यू है मैंने फाइंड कर ली, और अब हम फाइंड करेंगे ए बी बी डैश में। ए बी बी डैश में क्या आ जाएगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, सभी को पता है क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो चाप यहाँ पे कितना है, कोण यहाँ पे अपने पास में फाई, फाई यहाँ पे क्या है, अपरूपण कोण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो फाई है ये है अपरूपण कोण। कौन सा कोण है, अपरूपण कोण, यानी जो आकृति यहाँ से अपरूपित हुई है, ये थीटा है, ये एंगल कोण, ये क्या है, एंगल कोण। बात समझ आ गई क्या? अब देखिए यहाँ पे फाई इक्वल टू चाप कितना है, बी बी डैश है, त्रिज्या इसमें देखिए कितनी है, एल है। तो बी बी डैश इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में फाई एल, क्या आ जाएगा, फाई एल। ये इक्वेशन आ गई अपने को, क्या आ गई, इक्वेशन आ गई अपने पास में 2 आ गई। दोनों ही चाप की वैल्यू है, यानी दोनों ही जो मान है वो बी बी डैश के इक्वल है। अब क्या करेंगे भाई, अब इन दोनों से हम फाई की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 1 पर, समीकरण 1 व समीकरण क्या है, दोनों एक तो वैल्यू है फाई एल इक्वल टू एक्स थीटा, और यही वैल्यू है क्या, या हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू एक्स थीटा अपॉन बीटा। ये जो फाई है ये आ गई अपने पास
अरे फाइव अब किससे डिनोट करते हैं, अपरूपण विकृति। अरे अपरूपण कौन आ गया, यानी अपरूपण विकृति आ गई। अब अपरूपण विकृति आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक निकाल सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। वो क्या होता है, अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति होगी, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति होगी। अब देखिए भी हमें चाहिए अपरूपण प्रतिबल, क्या चाहिए हमें, अपरूपण प्रतिबल चाहिए। अपरूपण प्रतिबल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा इनटू अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति लिख सकते हैं। अब अपरूपण विकृति की जो वैल्यू है वो अपने पास में आ गई है, तो अपरूपण प्रतिबल क्या आ जाएगा अपने पास में, अपरूपण प्रतिबल क्या आ जाएगा, अपरूपण प्रतिबल आ जाएगा बीटा एक्स बीटा ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो भी समीकरण है अपने पास में ये आ जाएगा। ये आ गया प्रतिबल, ये तो प्रतिबल। अब हमें चाहिए स्पर्शी, क्या चाहिए, स्पर्शिबल। अब सभी को पता है जो भी अपने पास में जो F अपॉन में A होता है, अरे क्या होता है F अपॉन में A, ये किसके इक्वल होता है, ये प्रतिबल के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है प्रतिबल। तो यहाँ से स्पर्शिबल क्या आ जाएगा, स्पर्शिबल निकल के आएगा अपने पास में, जो भी स्पर्शिबल आएगा वो आएगा प्रतिबल इनटू क्षेत्र, प्रतिबल में क्षेत्र। क्यों आएगा, क्योंकि सभी को पता है प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है, जो भी अपने पास में बल होता है, बल यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे होगा स्पर्शिबल, बटे में क्या आएगा, क्या आएगा क्षेत्रफल होता है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे स्पर्शिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा फिर स्पर्शिबल इक्वल टू प्रतिबल इनटू क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ आ गई होगी, इस तरीके से ये आया है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्पर्शिबल क्या आ जाएगा, स्पर्शिबल तो ये है, ये यहाँ पे प्रतिबल की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, ये रही, ये अपरूपण प्रतिबल है, ये रही बीटा एक्स बीटा अपॉन में एल आ गया, यहाँ से बीटा एक्स बीटा अपॉन में एल आ गया इनटू क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, किसकी क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहाँ पे बेलन के आधार की उसका क्षेत्रफल, क्योंकि टॉर्क भी तो वहीं लग रहा है, क्योंकि टॉर्क कहाँ लग रहा है, देखिए यहाँ पे लग रहा है टॉर्क कहाँ लग रहा है, ये रहा यानी यहाँ पे, तो इसकी बात हो रही है ना, ठीक है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। तो बेलन के आधार की, बेलन के आधार के कोस का क्षेत्रफल, के कोस का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे ये तो क्या है, एक तो परिधि है और साथ में क्या है, मोटाई है, परिधि और मोटाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो क्षेत्रफल निकल के आएगा ये परिधि, यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल निकल के आएगा ये कहाँ पे निकल के आएगा, यदि परिधि इनटू मोटाई होती है, क्या होता है क्षेत्रफल निकालेंगे तो परिधि इनटू मोटाई होती है ना। अब परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r इनटू मोटाई अपने ले रखी है dx, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है परिधि इनटू मोटाई, अरे मोटाई हमने dx ले रखी है, परिधि होती है 2 पाई r और r की जगह हमने क्या ले रखा है, x ले रखा है, सभी को पता है ये क्या ले रखा है, x ले रखा है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्पर्शिबल क्या आ जाएगा निकल के, स्पर्शी जो बल निकल के आएगा वो आएगा, क्या आएगा, बीटा एक्स बीटा अपॉन में एल इंटू 2 पाई एक्स और इंटू में dx, या फिर स्पर्शी जो बल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2 पाई, ये तो आ गया अपने पास में 2 पाई और बीटा आ गया और एक्स की स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा और dx आ जाएगा और एल आ जाएगा। ये स्पर्शिबल निकल गया,
क्या निकल के आ गया एक्सप्रेसिव। हमें क्या चाहिए, हमें टॉर्क चाहिए। क्या चाहिए, टॉर्क यानी बल आघूर्ण चाहिए। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल इनटू जो भी बल लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी x और यहाँ पे बल तो निकाल ही दिया, ये तो बल लग रहा है। तो हमें चाहिए बल आघूर्ण, क्या चाहिए यानी टॉर्क चाहिए। हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। टॉर्क को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पर्शिबल क्या होता है, टॉर्क स्पर्शिबल इनटू जो लंबवत दूरी होती है वो होती है लंबवत। स्पर्शिबल हमने निकाला है 2 पाई बीटा, 2 पाई ये रहा 2 पाई बीटा x स्क्वायर बीटा 2 पाई बीटा x स्क्वायर dx अपॉन में l और इनटू यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा ना वो d2 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, d2, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हो रही है, यहाँ से यहाँ तक यानी d2 एक एलिमेंट निकल के आएगा, अल्फा से निकल के आएगा। आगे हम इस कंप्लीट की बात करेंगे तो कंप्लीट टॉर्क निकल के आएगा। अभी तो इसकी बात करें ओनली फॉर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बीटा x, यहाँ पे 2 पाई और ये थीटा आ जाएगा एक x यानी x की क्यूब dx अपॉन में l निकल के आ जाएगा। ये हो गया, ये टॉर्क निकल के आ गया है इसके लिए, इस एलिमेंट के लिए। यानी यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं तो वो टॉर्क निकल के आ गया। हमें कंप्लीट चाहिए, हमें इसकी कंप्लीट चाहिए। और अगर रेडियस इसमें r हो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह है टॉर्क है ना, यह है जो टॉर्क आएगा निकल के, यह है टॉर्क x त्रिज्या व dx मोटाई व l लंबाई के लिए है। किसके लिए है, l लंबाई के लिए है। r त्रिज्या के लिए, r त्रिज्या के लिए जो टॉर्क निकल के आएगा यानी बल जो निकल के आएगा वो किसकी बात करेंगे, वो हम बात करेंगे। यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, किससे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टॉर्क d इक्वल टू 0 से r 2 पाई बीटा x की क्यूब बीटा dx अपॉन में l। अब जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा टॉर्क और 2 पाई बीटा बीटा अपॉन में l और 0 से r x की क्यूब dx हो जाएगा। और यहाँ से टॉर्क इक्वल टू 2 पाई बीटा बीटा अपॉन में l, यहाँ से हो जाएगा x की पावर 4 बटे में 4 0 से r। और यहाँ से आगे हम बात करेंगे तो क्या आएगा कि टॉर्क इक्वल टू 2 पाई बीटा बीटा अपॉन में l और इक्वल टू या सॉरी इनटू में क्या आ जाएगा r की पावर 4 बटे में 4 आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो मैं यही लिख देता हूँ। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा कि क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 आएगा और आएगा पाई बीटा बीटा और r की पावर 4 बटे में l ये आएगा। अगर मैं देखो ये टॉर्क अपॉन में थीटा लिख देता तो यहाँ पे बचेगा पाई बीटा r की पावर 4 बटे में 2 ये बचेगा। ये जो टॉर्क अपॉन में थीटा है ना, टॉर्क अपॉन में थीटा, इसको हम बोलेंगे c, इसको हम बोलेंगे c और c ये आएगा एक ब्रोडी दृढ़ता गुणांक, इसको हम बोलेंगे ब्रोडी दृढ़ता गुणांक बोलेंगे। तो ये आ गया अपने पास में, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी पाई बीटा r की पावर 4 अपॉन में 2 ये आ जाएगा c, यानी c अपॉन में थीटा आ जाएगा, यहाँ पे टॉर्क अपॉन में थीटा आ जाएगा, टॉर्क अपॉन में थीटा को हम बोलेंगे c, ठीक है। अगर यहाँ पे हम c की वैल्यू फाइंड करना चाहें, सॉरी हाँ यहाँ पे हम c की वैल्यू फाइंड करें यहाँ पे, तो और क्या बोलेंगे इसको,
इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं ना, यहाँ पे टॉर्क है, क्या है यहाँ पे टॉर्क है, यहाँ पे टॉर्क कौन भी दिखता है और बराबर सी। तो सी की वैल्यू हम इस प्रकार से लिखेंगे, यानी यदि टॉर्क यदि यानी एंटन कोण का मान क्या हो, एंटन कोण का मान एकांक हो तो फाई कोण से अपरूपित होने वाला बल जो संरचना है, अपरूपित जिस एंगल से होगी या जिस बल से होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, यानी अपरूपित होने जो अपरूपित होने के लिए जो भी हमें बल चाहिएगा यानी बल आघूर्ण चाहिएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। बात समझ आ गई। यानी अगर एकांक एंटन कोण उत्पन्न करने के लिए, डायरेक्ट बोलूं मैं, यानी एकांक एंटन कोण उत्पन्न करने के लिए जितना बल आघूर्ण आवश्यक होगा वह उसका ब्रोडी दृढ़ता गुणांक कहलाएगा। डायरेक्ट भाषा में लिख देता हूं यहाँ पे, इसमें एकांक एंटन उत्पन्न करने के लिए, एकांक एंटन उत्पन्न करने के लिए जितना बल आघूर्ण आवश्यक होगा वह क्या कहलाएगा कि ब्रोडी दृढ़ता गुणांक कहलाएगा। वह ब्रोडी दृढ़ता गुणांक कहलाएगा। ये हो गया अपना ब्रोडी दृढ़ता गुणांक। हमें सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, जहां सी ये लिख दिया ब्रोडी दृढ़ता गुणांक कहलाता है, और हमें ये बताना था ब्रोडी दृढ़ता गुणांक। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें बेलन में एंटन उत्पन्न करना, यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एंटन होता है एक प्रकार से किसी स्ट्रक्चर को एंटना या ब्रोडना, आप समझ रहे होंगे। तो हमें इसके लिए हमने एक सिलेंडर माना, क्या माना, सिलेंडर जिसकी लंबाई l थी और जिसकी मोटाई थी वो dx थी। इस सिलेंडर के दो सरफेस है, यहाँ पे ये रहा, ऊपर वाले हमने कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे इसको कांस्टेंट रखा, इस प्रकार इसको एंटिट किया तो जो एंटन उत्पन्न हुआ उस कोण को हमने बोलेंगे एंटन कोण, जो हमने नाम दिया थीटा। और इस जो स्ट्रक्चर है वो अपरूपित हुई यानी फाई, और ये अपरूपण कोण बोलेंगे इसको। इस प्रकार से यहाँ पे बी था और ये बी, तो ये अपने पास क्या हो गया, चाप हो गया। तो ये दो अपने पास में एंगल बन गए, एक तो ओ बी डैश, यानी इसमें हम क्या निकालेंगे, तो कुछ ओ बी डैश में थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, ठीक है ना। यहाँ से हम चाप की वैल्यू निकालेंगे, इधर वाले बड़े वाला तो इसमें भी चाप की वैल्यू निकालेंगे, दोनों चाप की वैल्यू आ गई बी डैश। जैसे देखिए अब चाप तो इक्वल ही है, अरे चाप तो क्या है, इक्वल ही है दोनों का। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, अपने फाई की वैल्यू निकाली, यानी फाई क्या आ गया अपने पास में, अपरूपण विकृति आ गई। अपरूपण विकृति आ गई तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक थीटा भी निकाल सकते हैं। ये हो गया अपने पास में अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक को दिखाएगा थीटा से। और यहाँ पे जो भी इसमें बल लगेगा, यानी जो अपरूपण प्रतिबल है वो आ जाएगा, अपरूपण प्रतिबल। यहाँ से इसको वंचित गुणा करके अपरूपण प्रतिबल निकालेंगे। अपरूपण प्रतिबल ये आ गया तो यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पर्शिबल निकालेंगे। ये स्पर्शिबल होता है प्रतिबल क्षेत्रफल, प्रतिबल अपने पास में आ गया था, तो प्रतिबल की बात हो रही है। तो ये क्षेत्रफल किसका है, ये बेलन के आधार की कोष का क्षेत्रफल है, ये रहा, इसकी बात हो रही है, बल निकालेंगे तब। तो यहाँ से देखिए ये आ गया अपने पास में, तो ये और क्या होता है, फिर इसमें वृद्धि इंटू मोटाई होगी, तो ये आ गया स्पर्शिक बल आ गया। अब बल तो आ गया, तो यहाँ पे क्रिएट क्या हो रहा है, बल आघूर्ण क्रिएट हो रहा है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू लंबवत जो दूरी होती है वो होती है, ये बल आ गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी x होगी,
इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, यहाँ पे d2 की वैल्यू आएगी क्योंकि ये एलिमेंट की बात हो रही है। तो ये हो गया। अब ये जो टॉर्क आया है ना, ये टॉर्क आया, ये मतलब तो बिल्कुल एलिमेंट के लिए है, इस तरीके से आया है, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक आया है। कंप्लीट की बात करेंगे तो हमने रेडियस अलग मान ली कि 0 से r है तो रेडियस टोटल, और ये जो आएगी x त्रिज्या में dx मोटाई के लिए है, तो r त्रिज्या के लिए जो बल आना है ये 0 से टॉर्क कंप्लीट टॉर्क करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से टॉर्क हो जाएगा d2 और 0 से r, और ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है x³ dx का एंटी इंटीग्रेशन होगा, यानी x की पावर 4 यानी x की पावर n+1 बटे n+1 से इंटीग्रेशन फॉर्मूले से ही इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिमिट रख देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से थीटा यानी ये थीटा क्या है, कोण है, इसको हम इधर नीचे लेके आएंगे तो टॉर्क कोण में थीटा आ जाएगा, ये जो वैल्यू बचेगी यही इसे हम बोलेंगे चक्की या घोड़ भी बोल सकते हैं, घोड़ी दृढ़ता गुणांक भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर थीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखिए अगर थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो टॉर्क बराबर c हो रहा है ना, टॉर्क बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे c, यानी यहाँ से अगर एकांक एंगल उत्पन्न करने के लिए जितना भी टॉर्क लगेगा, एकांक एंगल उत्पन्न करने के लिए जितना भी, यहाँ से देखिए ये वैल्यू है, तो कोण में थीटा बराबर ये वैल्यू है अपने पास में सारी की सारी, पाई थीटा अपन में r की पावर 4 है और बटे 2l है। तो अगर थीटा की वैल्यू 1 है ना, अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो टो बराबर ही आ जाएगा ये सारा, यानी एकांक एंगल उत्पन्न करने के लिए जितना भी बल आघूर्ण है ना, वही अपना जो ब्रोडी दृढ़ता गुणांक है वो कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक है वो आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से, और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।